हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुके हैं और आज हम आपके लिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है लेकर आ चुके हैं। आज 1 जुलाई 2024 को फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे और गाइस इस चैनल पर अब आपको डेली बेसिस पर हर शिफ्ट वाइज एनालिसिस वीडियोस मिलेंगे। सो आप सभी पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। और आप सभी को बताइए इस चैनल पर आपको वीडियोस के साथ साथ पीडीएफ भी दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपका आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन एग्जाम है किसी भी शिफ्ट में तो आप हमें अपने क्वेश्चंस भेजकर हेल्प भी कर सकते हैं। जैसे आप सभी की हो रही है ऐसे बाकी लोगों की भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक वगैरह में। जब भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि आप एक बार हमें क्वेश्चन सेंड कर दें, उसके बाद में बाकी का काम आप करें ताकि हम आपको सबसे पहले सबसे सटीक और 100% एक्यूरेट जो एनालिसिस है वो देने में कामयाब रह पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सीरीज को। क्लियर है गाइज? आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये चांदनी कुमारी जी जो कि हैदराबाद से हैं, इसके अलावा राघव यादव जी जो कि पटना से, शुभम राठौर जी जो कि जयपुर से हैं। इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहां तक कि इन्होंने पूरे 25 के 25 एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमें बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश, फिर मैथ्स और रीजनिंग की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक, ये क्वेश्चन कई मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में बन चुका है। सही जवाब दयानंद सरस्वती रहेगा। आर्य समाज की जो स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो महारथी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज ब्रह्मांड के कल्याण के लिए वेदों पर आधारित एक संस्था है और यह मानवता के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रचार करती है। यह ना तो एक धर्म है और ना ही एक संप्रदाय है। तो ये तो आपको क्लियर हो चुकी है कि ये जो आर्य समाज है ये क्या है और किसने इसको स्थापित किया था। दो चीजें क्लियर हो चुकी है, बाकी की चीजें आगे कवर करवाते हैं। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता थे। ये दयानंद सरस्वती ने बैक टू द वेद यानी कि वेदों की तरफ लौटो ये जो नारा दिया था ये दयानंद सरस्वती ने दिया था और ये काफी ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मूल शंकर जो है ये दयानंद सरस्वती के पैतृक नाम थे। तो इनका मूल नाम भी पूछा जाता है कई बार, दयानंद सरस्वती जी का मूल शंकर इनका जो है मूल नाम था या पैतृक नाम था। इनका जो जन्म हुआ 12 फरवरी को 1824 को गुजरात के टंकारा में। क्लियर है? गुजरात का जो टंकरा है यहाँ पर इनका जन्म हुआ 12 फरवरी 1824 को। और इसके अलावा 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि आर्य समाज की जो स्थापना थी ये कब की गई थी? 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे में। क्लियर है? इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, स्वामी विवेकानंद जी से। अब इनसे क्वेश्चंस जो बनते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 12 जनवरी को और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, आप सभी को बताइए। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 1863 यानी कि 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद का असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये भी कई मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आपका बन चुका है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी जो है इन्होंने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन इन दोनों की स्थापना की थी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल हम आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट में लेकर आ रहे हैं। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और ऐसा नहीं है कि हम मेहनत आपके लिए फ्री फोकट कर रहे हैं। इससे आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है और इसीलिए हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके इस तरह के वीडियो सीरीज लाते हैं ताकि आपको सबसे ज़्यादा उसका बेनिफिट हो। तो आप सभी बिल्कुल भी स्किप ना करें इस सीरीज़ को और इन जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इनको जरूर से देख के जाएं। 110% गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है उससे मतलब यहाँ तक कि पूरे के जो पूरे क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट नेक्स्ट शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से आप देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम आप सभी को बताइए विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी यानी कि इनकी आत्मकथा, बायोग्राफी इनको बोला जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को विंग्स ऑफ फायर कहा जाता है और ये जो पुस्तक है 1999 यानी कि 1999 में प्रकाशित हुई थी। यह प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में बताती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, आप सभी को बताइए। इनका पूरा नाम क्या था एपीजे अब्दुल कलाम जी का? ये भी आपको पता होना चाहिए। अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। यहाँ पर इनको एपीजे शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी। इसके अलावा 2002 से 2007 भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया है। इनकी और कई सारी पुस्तकें हैं जैसे कि इग्नाइटेड माइंड्स, क्लियर है, इग्नाइटेड माइंड्स, न जीवन गमनम। इसके अलावा अदम्य साहस भी इनकी है, यू आर बोर्न टू ब्लॉसम और टर्निंग पॉइंट।
इनकी कुछ लिखी किताबें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 1757 में हुआ था, 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनकी फ्रांसीसी जो सेना थी, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 यानी कि 1757 में ये हुआ था। जरूर से याद रखिएगा, हर बार यहाँ से बैटल से क्वेश्चन बनता है। अब बैटल यहाँ पर ये जो बैटल है प्लासी का युद्ध, इसके आसपास के 1700-1800 वाली जो सीरीज है, इसमें जितनी भी बैटल है ये आप एक नज़र जरूर से देख के जाइएगा। लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। अभी आपका सीपीओ का एग्जाम चल रहा था, एसएससी सीपीओ का, उसमें भी लगातार क्वेश्चंस बने 2-3 दिन। क्लियर है? तो प्लासी का जो युद्ध है इसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली थी या नींव रखी थी। यह युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला और उनकी फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया था। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि किसके बीच में हुआ था और कब हुआ था। ये जो लड़ाई है मुगल साम्राज्य, जिन्हें उत्तर मुगल कहा जाता था उस टाइम पर, उनके शासनकाल के दौरान, लेकिन औरंगजेब के निधन के बाद में हुई थी ये लड़ाई 1757 में। जब प्लासी का युद्ध हुआ तब मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय शासन कर रहा था और प्लासी के युद्ध के पीछे जो प्रमुख कारण बताया जाता है, ये बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापार विशेषाधिकारों का व्यापक दुरुपयोग था। ये इसका मूल कारण बताया जाता है, जिसे अक्सर दस्तक कहा जाता है। और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान न करना, नवाब की अनुमति के बिना ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी शामिल, ये सारे जो फैक्ट हैं या सारे पॉइंट हैं, ये प्लासी के युद्ध के पीछे कारण बताया जाता है कि इस कारण की वजह से ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आप सभी को बताइए, चिल्का जो लेक है या चिल्का झील है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये एक खारे पानी या खारे जल का अनूप झील है। खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी झील है, पॉइंट नोट डाउन करिएगा, भारत की सबसे बड़ी झील है और वो भी खारे पानी की। एशिया में सबसे बड़ा खारे जल का अनुपचली जो है ये चिल्का दया नदी के मुहाने पर है और भारत में अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से भी एक इसको माना जाता है। 1981 यानी कि 1981 में रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित की गई थी ये चिल्का झील को। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित की गई थी 1981 रामसर सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO द्वारा भारत में केवल इसी झील को डेस्टिनेशन फ्लाईवे में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 यानी कि इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? ये किया गया SP गुप्ता समिति। SP गुप्ता समिति जो है इसने इसको तैयार किया था इंडिया विजन 2020। क्लियर है? इस समिति ने तैयार किया था SP गुप्ता समिति और इसका शीर्षक एक नज़र ध्यान रखिएगा, इंडिया विजन 2020 द रिपोर्ट, भारत विजन 2020 पर समिति की रिपोर्ट, योजना आयोग भारत सरकार की पृष्ठभूमि पर। तो ये शीर्षक आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री से। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिला है कि पद्मश्री अवार्ड 2023 से क्वेश्चन बनाए और एक ने बताया कि पद्मश्री अवार्ड 2024 से क्वेश्चन बनाए। अब आप सभी को बताइए गाइस, पद्मश्री जो है हर साल काफी सारे लोगों को दिया जाता है, तो यहाँ पर बता पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप सभी को बताइए, क्लियर है? तो आप पद्मश्री में जितने भी फेमस है टॉप लेवल के उनको जरूर से देख लीजिएगा। 2022, 23, 24 के आप जरूर से देख के जाए क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT इसको बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये होता है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो यहाँ पर NGT के चेयरमैन पूछे गए हैं कि अभी वर्तमान में करंटली जो चेयरमैन है कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आदर्श कुमार गोयल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आदर्श कुमार गोयल जो है वर्तमान में NGT यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। इनका जन्म 7 जुलाई 1953 को हुआ, एक भारतीय न्यायाधीश है। वे राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है इसके अध्यक्ष है वर्तमान में। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी हैं। इसके अलावा उड़ीसा उच्च न्यायालय और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय तथा पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जो हैं ये भी हैं। NGT की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की, इसकी स्थापना हुई 18 अक्टूबर 2010 को। NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष निकाय है ये। NGT के पहले अध्यक्ष की अगर अपन बात करें, पहले चेयरमैन की, तो 18 अक्टूबर 2010 को न्यायमूर्ति लोकेश्वर सिंह पंटा इनको बनाया गया था NGT के पहले अध्यक्ष।
चलिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सामान्य नाम पूछा गया है आपसे कि विटामिन सी का सामान्य नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीकरण रोधी गुण के साथ प्राकृतिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक किए हैं। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड उच्च मात्रा में पाई जाती हैं। और विटामिन सी विटामिन का एक प्रकार है जो आमतौर पर ताज़े फल, सब्जियां और खासकर कि जो खट्टे फल होता है इसमें पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है ये आपसे कभी भी एग्जाम में पूछे जाए तो खट्टे फल को आप विशेष करके याद रखिएगा, इनमें विटामिन सी ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सवारी लोक नृत्य कहाँ का है। ये सवारी जो लोक नृत्य है ये आपका हो जाएगा कहाँ का, उड़ीसा का। उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा भी उड़ीसा के और लोक नृत्य है जिसमें आपका सवारी आता है, घुमरा आता है, मुनारी है, एक छाव है और पेका है। ये सारे जो है उड़ीसा के लोक नृत्य हैं। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात का आप सभी को फेमस पता ही है, गरबा हो जाएगा। इसके अलावा गरबा के अलावा यहाँ पर एक और फेमस है डांडिया रास। डांडिया रास क्लियर है। इसके अलावा झकोलिया, टिप्पणी, दीपक नृत्य भी यहाँ पर होता है। इसके अलावा पनिहारी होता है यहाँ पर। भवई नृत्य ये भी गुजरात का है। रास लीला ये गुजरात का है और लाशिया ये भी गुजरात के हैं। तो ये सारे जो नृत्य है गुजरात में प्रचलित है। महाराष्ट्र की बात करें तो गाइज महाराष्ट्र का एक कोली है, गफा, गोरीचा। इसके अलावा तमाशा काफ़ी ज़्यादा फेमस है यहाँ का। दही कला, पोबाड़ा, बोहदा, मोनी। इसके अलावा ललिता, लावनी और लेजम। तो ये तमाशा, लावनी ये जो फेमस है इनको आप जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापार संतुलन क्या है। तो किसी देश के निर्यात के मूल्य और किसी निश्चित अवधि के लिए देश के आयात के मूल्यों के बीच का जो अंतर होता है ये होता है व्यापार संतुलन, या फिर ट्रेड जो होता है, ट्रेड इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल जो व्यापार में ट्रेड से रिलेटेड है व्यापार संतुलन। तो याद रखिएगा व्यापार संतुलन यही बीच का अंतर इनका होता है आयात निर्यात का। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन जैसे व्यापार संतुलन या वाणिज्यिक संतुलन भी कहा जाता है। किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का जो अंतर होता है इसको यह दर्शाता है और यह किसी देश के भुगतान संतुलन का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। अर्थशास्त्री किसी देश की आर्थिक ताकत का आकलन करने के लिए व्यापार संतुलन का इस्तेमाल करते हैं और व्यापार संतुलन जो होता है इसकी गणना के लिए निर्यात के कुल मूल्य से आयात का जो कुल मूल्य होता है ये बेसिकली घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति मोआत्सु त्योहार मनाती है। ये नागालैंड की जनजाति है, इसका नाम एओ जनजाति है। तो ये एओ जनजाति यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, एओ जनजाति। एओ जनजाति नागालैंड की ये मोआत्सु त्योहार मनाती है। तो नागालैंड की एओ जनजाति के बीच एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है जिसे मोत्सुत महोत्सव के नाम से जाना जाता है और ये महोत्सव खेतों में बुआई के बाद में मनाया जाता है। इस जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं जिसको ये महोत्सव बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साकेवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम, साकेवा सिक्किम राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है। साकेवा को प्राकृतिक माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है और इसे एक वर्ष में 2 बार बेसिकली मनाया जाता है। एक वार्षिक उत्सव है और इसे 2 नामों यानी कि उभोली और उधोली से अलग अलग किया जाता है। क्लियर है। सकेवा इसको भूमि पूजा या चंडी पूजा या फिर भूमि पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह किरात रईस समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह पूजा के प्रदर्शन के साथ चिन्हित है जहां शांति और सुरक्षा के लिए सर्वोच्च शक्ति और ब्रह्मांड के सभी जीवित और निर्जीवित चीज़ों की भलाई के लिए प्रार्थना इसमें की जाती है। इस त्योहार की रस्में खुली जगह में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिला है हमें कि स्किन गेम्स कब शुरू हुआ था, इस तरह से। अब ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, आप जो भी है अगर आपको रिकॉल हो रहा है क्वेश्चन तो आप जरूर से कमेंट में एक बार मेंशन कर दीजिएगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में क्या बना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना। देखिए भारत की जनसंख्या यानी कि आपका सेंसस से क्वेश्चन बने, 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे थे सेंसस से। तो ये जनसंख्या, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक जो वृद्धि हुई, वृद्धि दर, ये किस दशक में पाई गई। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम किस वर्ष में हुई थी, इस तरह से भी हो सकता है। हमने दोनों पैटर्न आपको समझा दिए कि किस हिसाब से आपका क्वेश्चन हो सकता है। अब देखिए भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक जो वृद्धि दर है ये किस दशक में पाई गई। तो ये 1911 से 1921 वाला जो दशक है इसके बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये ऋणात्मक देखी गई। क्लियर है। तो 1901 और 1911 के बीच प्लेग से लगभग 65 लाख लोग मरे थे। प्लेग ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कस्बों में कहीं अधिक प्रचलित था और 1911 में प्रति 1000 पुरुषों में अनुपात की अगर अपन बात करें तो 954 महिलाएं थी, जबकि 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं थी। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसी जो महामारी आई थी इसके कारण महिला मृत्यु दर में के कारण हुई थी।
1958 में माफ कीजिएगा 1918 में इन्फ्लुएंजा की घटना के कारण देश की जो मृत्यु दर में वृद्धि हुई थी वह देश में 1.4 करोड़ मौतें हुई थी। तो ये जो महामारी है बेसिकली इनको कहा जाता है, इसकी वजह से जो जनसंख्या में नेगेटिव जो चेंजेस है ये देखने को मिलता है, ऋणात्मक वृद्धि देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केरल जो राज्य है यहाँ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के मुताबिक केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। साल 2011 में केरल की जो साक्षरता दर है ये 94% है, यानी कि इसमें पुरुषों की अगर अपन बात करें पुरुष साक्षरता की तो 96.11% है और महिला साक्षरता दर है 92.07% है। केरल में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का जो अंतर है ये भी सबसे कम है, जो कि 2.2% है। और वहीं देश भर में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच का जो औसत अंतर अगर अपन देखें यानी कि देश का देखें तो ये 14.4% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का जो है भारत के संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकारों का जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में? इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनाए। और आर्टिकल हो गए या फिर आपका अनुसूचियां हो गई, संशोधन हो गए, इनसे लगातार क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। भाग 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार नहीं थे और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 इसको भाग 3 में परिभाषित किया गया है। तो ये किस में आएगा? फिर इसी में आएगा। अगर आगे से अब आपसे ये भाग पूछ लिया फिर वापस से आर्टिकल पूछे तो आसानी से बता दीजिएगा। मौलिक अधिकारों का जो विचार है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से इकोनॉमिक्स से आपका कथन वाला ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना था। उसमें पूछा था कि बताइए इनमें से कौन सा सही है, इस तरह से फॉर्मेट था उसका। अब यहाँ पर इतना तो आपको बताइए कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस किसी को भी याद नहीं रह पाता है, कथन वाला इतना बड़ा मोटा लंबा क्वेश्चन होता है। तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इस टॉपिक को अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनाए। भारत पहले कौन से महाद्वीप में था? इस तरह से क्वेश्चन बनाए। गोंडवाना लैंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गोंडवाना लैंड एक प्राचीन महाद्वीप था जिसने वर्तमान दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और अरब, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका को शामिल किया। इसका गठन कई क्रेटन्स में अभिवृद्धि द्वारा किया गया था और अभी जो आता है ये एशिया महाद्वीप में आता है। तो आप सभी को बताइए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुए थे? ये 1951 में हुए थे, 1951 में, और इन्हें एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक महाद्वीपीय बहु खेल स्तर की प्रतियोगिता है जो हर 4 साल में सभी एशियाई देशों के एथलीटों के बीच में आयोजित की जाती है। खेलों का जो संचालन है एशियाई खेल महासंघ के द्वारा किया जाता है। पहले एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य था ये था प्ले द गेम इन द स्पिरिट ऑफ गेम, ये इसका आदर्श वाक्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की अवधारणा से रिलेटेड। देखिए अम्ल कोई भी पदार्थ है जो पानी में घुलने पर H+ आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। क्षार कोई भी पदार्थ है जो पानी में घुलने पर OH- आयन की सांद्रता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत है या कौन सा है? तो ये है पुल्लम पारा। और ये किस में है? यानी कि 2 क्वेश्चन मार्क लग गए, माफी चाहेंगे इसके लिए, थोड़ा सा आप समझिएगा क्वेश्चंस को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 100% डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत है? ये क्वेश्चन बना है। तो ये है केरल राज्य में और इसका नाम है पुल्लम पारा। पुल्लम पारा ये है, यहाँ पर याद रखिएगा, केरल राज्य का पुल्लम पारा ग्राम पंचायत जो है ये देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। इसकी आधिकारिक जो घोषणा है ये प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वेंजारामुड के पास मामुडू में एक समारोह में की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि सरकारी सेवाओं के साथ साथ आमजन के लिए भी डिजिटल साक्षरता जो है ये जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो गाइज ये सारे हिमाचल प्रदेश के त्यौहार हैं, इनमें से ही कोई आपको मिला होगा। चैत महोत्सव, नवरात्र, वैसाखी, हरियाली, चरेवाल, फुलेज, ये सारे हिमाचल के हैं। हो सकता है इनमें से कोई भी आपको मिला हो। अगला क्वेश्चन है, जियोड किसे कहते हैं? ये एक काल्पनिक समुद्री स्तर की सतह है जो पूरी पृथ्वी पर लहरदार होती है, लहरदार सतह वाली होती है, इसे जियोइड कहते हैं। जियोइड एक काल्पनिक समुद्री सतह की स्तर की सतह है जो पूरी पृथ्वी पर लहरदार सतह वाली होती है और यह केवल समुद्री क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका विस्तार भूमि क्षेत्र तक भी देखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बात करें तो एक गायक यानी एक सिंगर से क्वेश्चन बना था, नाम पूछा था और उनके गाने की कोई लैंग्वेज पूछी गई थी, किसी गाने की, इस तरह से क्वेश्चन बना था, या फिर वो किस भाषा में गाने गाते इस तरह से क्वेश्चन बना था। बट इतना ही उन्हें याद रहा और कुछ याद नहीं रहा, ना तो गाने का नाम, ना लैंग्वेज, या ना उनका सिंगर का नाम। तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बना है, शतरंज में कितने बॉक्स होते हैं?
तो वर्ग की यहाँ पर बात की जा रही है। 64 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शतरंज बोर्ड पर एक शतरंज बोर्ड शतरंज के खेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाली गेम बोर्ड का प्रकार है जिस पर शतरंज के मोहरे और टुकड़े रखे जाते हैं। एक शतरंज बोर्ड आमतौर पर चौकोर होती है जिसमें दो रंगों में वर्गों का एक वैकल्पिक पैटर्न देखने को मिलता है। हालांकि आमतौर पर एक सतह पर खेला जाता है। खेलने के लिए यानी कि खेल खेलने के लिए एक ठोस बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा गाइज। यहाँ पर 25 जो क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हमें मिले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश की ओर। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा और इस अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। देखिए इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन आपके बने हैं, आइटम से 4 से 5, 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं, सेंटेंस से आपके 2 क्वेश्चन बने हैं और सिनोनियम एंटोनियम से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं। ये थोड़ा सा स्पेलिंग अगर आपका इधर उधर हो जाता है इसके लिए माफी चाहेंगे, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी हम आपको पूरा बोलकर दिखा रहे हैं। सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस बने, सिनोनियम एंटोनियम से 5 से 6 क्वेश्चंस बने, स्पोर्टिंग ईरर से 3 से 4 क्वेश्चंस बने, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, वॉइस से 1 क्वेश्चन बना है, PQRS से 1 क्वेश्चन आपका बना है, डायरेक्ट वाला जो टॉपिक है इनडायरेक्ट, इससे आपको देखिए यहाँ पर हमें जिन्होंने बताया है उन्होंने बताया कि नहीं आया, हो सकता है आया हो, बट हमें जो मिला है वो हमने आपको बता रहे हैं। तो डायरेक्ट से हमें बताया कि नहीं आया, इनडायरेक्ट से भी उन्होंने बोला नहीं आया है, प्रीपोजिशन का भी उन्होंने बताया कि इससे भी क्वेश्चन नहीं बना, वन वर्ड से भी नहीं बना, वोकेब से भी नहीं बना। हो सकता है इनमें से किसी से बना हो या एक आध क्वेश्चन बना हो, बट उन्हें ऐसा लगा कि नहीं बना होगा या बना होगा। जो भी है, जो हमें चीज़ें मिली है हम एज इट इज़ आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ भी उलटफेर हम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो है वो आपको सीधा सीधा हम बता दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स की बात करते हैं। SICI से 2 क्वेश्चन पूछे गए, नंबर सिस्टम से नहीं बना, सरलीकरण से भी नहीं बना, क्लियर है, 2D 3D से भी नहीं पूछा गया, प्रतिशत से 3 क्वेश्चन पूछे गए, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन बना है, समय कार्य से 1 बना है आपका, रेलगाड़ी से नहीं बना। इसके अलावा औसत चाल दूरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए, DI से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, पाई चार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आया था आपका। इसके अलावा LCM SCF से भी क्वेश्चन नहीं बना, बोर्डमास से 1 क्वेश्चन बना है, ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन है, प्रायिकता से 1 क्वेश्चन शतरंज वाला। इसके अलावा सर्कल से 1 क्वेश्चन था, अनुपात से 1 क्वेश्चन था और विभाजित से भी क्वेश्चन आपका बना है। नो का विभाजित नियम, विभाजिता जो नियम है, ये क्वेश्चन आपका बना था। तो ये टॉपिक हमने बता दिए जिससे बने हैं, जिससे नहीं बने, जो हमें मिले उसी तरह से हमने आपको बताया है। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एनालॉजी से 3 क्वेश्चन, सिमिलर सेट से 1 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज से 1 क्वेश्चन है, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन है, रिपीटेड सीरीज से 1 क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन है, 5 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन, सिलोज्म से ये रीजनिंग का है आपका 1 क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन है, कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन है, क्लियर है, माफ कीजिएगा, मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है, अगली आकृति से 1 क्वेश्चन है और आकृति में त्रिभुज गिनना इससे 1 क्वेश्चन है। तो ये सारे हमने आपको बता दिए, सिलोज्म वगैरह आप देख लीजिएगा, इनसे सभी से जो एग्जैक्ट बताए इतने क्वेश्चंस बने जितना उन्होंने हमें बताया है, क्लियर है। तो गाइज यहाँ पर हमने आपको चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू दे दिया है, जीके का यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने इंग्लिश का आपको दे दिया, इसके अलावा मैथ्स का दे दिया हमने आपको, और इसके अलावा रीजनिंग का दे दिया। तो यहाँ पर हमने जितना भी आपको डेटा बताया ये 100% एक्यूरेट है, जो हमें मिले हैं सेम टू सेम हमने आपको बता दिए हैं। और अगर आपको भी इनमें से कोई क्वेश्चंस में डाउट हो या फिर आपको अगर पता है पूरे क्वेश्चंस तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है आपका या आपके फ्रेंड किसी का भी, तो आप उन्हें जो वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर बताए हैं उन नंबर पर जरूर से कांटेक्ट करिएगा और व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं जो भी आपको पता है, ताकि हम आपको 100% सटीक एनालिसिस देने में कामयाब रह पाएँ। इस वीडियो की PDF भी आपको मिल जाएगी, PDF के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड आप कर लीजिएगा, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लियर है। तो वीडियो को लाइक शेयर बिल्कुल भी करना ना भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।